नमस्कार साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में तमिलनाडु से सेल्वराज सर है, जिन्होंने आईपीएस क्लर्क में अपना सिलेक्शन लिया है और फिलहाल वो कैनरा बैंक में सर्विस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सेल्वराज सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सेल्वराज सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को अपना इंट्रो दें। सर मैं 2002 में मैं भर्ती हुआ था फौज में और ईएमई कोर में था। मैं ईएमई कोर से भी 19 साल 19.5 साल सर्विस करके मैं सितंबर 2021 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और उससे पहले 2020 से मेरा थोड़ा कोर्स इसका बैंकिंग के बारे में तो पता चला, तो वहीं से थोड़ा मैं धीरे धीरे शुरू किया था यूट्यूब के थ्रू और बैंकिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और आते आते 2022 में मैंने सिलेक्शन ले लिया। अभी कैनरा बैंक में सर्विस कर रहा हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने रिटायरमेंट के बाद किस किस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और किस किस एग्जाम में आपको सफलता मिली। इसमें 2021 में सर मैंने शुरू किया था। 2021 में वहाँ रहते हुए मैं एसबीआई और आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था। उन दोनों में प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मेंस नहीं पाया। और उसके बाद 2022 में भी मैंने पूरा एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस और ये जो एसएससीजीएल, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सभी में दिया था। लेकिन सभी में क्या प्रीलिम्स क्लियर होता था और मेंस क्लियर नहीं हुआ था। फिर उन सब में से मैंने फिर अपना क्या गलती कर रहा हूँ वो सब मैंने पूरा बैठ के एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने 2022 में जो मैंने गलती किया था वो सबको सुधारा। फिर मैं 2022 में आईबीपीएस में सेलेक्ट हो गया। तो सर आपने जैसे कि बताया कि आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ गलती की थी, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी वो कौन कौन सी गलती हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई ना करें, जिससे कि वो अपना पहली बार में ही सिलेक्शन ले पाएँ। गलती जो मैंने जो की थी कि सबसे पहले क्या हम जो स्टार्टिंग में हम गलती शुरू करती, जो अच्छा शुरुआत होता है आधा सफलता मिलती है उसमें। लेकिन हम सर जो शुरुआत कहाँ करनी चाहिए एक्चुअली, अगर हमने प्लान कर लिया कि हमने बाहर जाना है, बहुत सर्विसमैन को यही होता है कि कितना साल पर्टिकुलर हम उनको पहले पता चल जाता है कब जाना है, उनका रैंक के हिसाब से पहले पता चल जाता है। तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल पहले से उसको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, ताकि कम से कम 1 साल में तो उसको पता चल जाता है कि क्या सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट में, हर चीज़ उसको धीरे धीरे पता चल जाता है। और ऊपर से स्टडी मटेरियल कौन सा मध्यम से हमें पढ़ाई करना चाहिए, वो सारे चीज़ का उसको पहले 1 साल में धीरे पता चल जाता है। एकदम कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। तो सर आपका कहना है कि हमारे सर्विंग जो भाई हैं उनको रिटायरमेंट से पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उनको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम लेवल और कंपटीशन का आइडिया लग सके। बिल्कुल वहीं से अगर उसका आइडिया लग जाता है कैसे करना है, क्या करना है, सब पता चल जाए। क्योंकि एयरफोर्स नेवी वाला मैक्स में देखा हूँ, उन लोग 10 साल सर्विस ख़त्म करते ही उन लोग शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस, ताकि वो कम से कम 4-5 साल का वो बिल्कुल प्रैक्टिस में ही रहते हैं। वो जैसे मेरा जो साथ में अभी जो सेलेक्ट हुए उन लोग अभी सर्विस बाकी है, उससे पहले सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन हो रखा है ऑलरेडी, वो अभी एक्सटेंशन लेके बैठे हैं अभी। तो आर्मी वाला को थोड़ा इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, इसलिए कि वो बाहर आने के बाद उन लोग प्रिपरेशन करते हैं। टाइम मिलता वैसे बात नहीं है, जैसे छुट्टी के दिन होती है उन सब में दिन थोड़ा बैठने से क्या है उसका कम से कम, मैं तो ये बोलूँगा कम से कम आइडिया तो लग जाए क्या करना क्या चाहिए। क्योंकि बाहर आने के बाद आइडिया लगने में ही 6 महीना लग जाता है, तब तक तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे शुरू कर देता है फिर आने के बाद एक आधा एग्ज़ाम देने के बाद फिर आदमी जब सफलता मिलती है तो फिर तो खुशी होती है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। जब सफलता नहीं मिलती है फिर आदमी क्योंकि बाहर आने के बाद आपको पता है कई चीज़ सैलरी भी कम हो जाता है, फिर कई चीज़ का प्रॉब्लम, फैमिली सिचुएशन भी ऐसे हो जाता है कि फिर आदमी फिर मजबूर हो जाता है, फिर उसमें और ज़्यादा डिमोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है। तो सर आपका मानना है कि जो भाइयों ने पहले से प्रिपरेशन किया है उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ली है, और जिन भाइयों ने प्रिपरेशन नहीं किया उसमें कोई शक नहीं है, और जिन भाइयों ने प्रिपरेशन नहीं की है उनको सिलेक्शन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ गया अपनी जॉब्स के लिए। क्योंकि एसएससी वगैरह में देखिए 2021 का रिजल्ट आ चुका है और डीवी बुलाया नहीं, उससे पहले 2022 का भी एग्ज़ाम ख़त्म होने जा रहा था हमारा। हम जितना जल्दी अगर सिलेक्शन लेंगे उतना अच्छा रहेगा, और ऊपर से वहाँ नौकरी में लगने के बाद भी पे फिक्सेशन में भी इसका फ़ायदा मिलता है।
जल्दी जल्दी नौकरी मिलने से, क्योंकि डीए जिस समय हम रिटायर्ड होते हैं उसी टाइम का डीए लगता है इसमें। अगर हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा डीए का भी लॉस होती है इसमें। और इसका जो शुरुआत है वो मैं जो पहले बताया, सर्विस से आने से पहले से शुरू हो जाना चाहिए। जो जिसने आ चुका है आ गया, आने के बाद उनको जल्दी जल्दी सिलेबस का पहले क्लियर होना चाहिए। मुझे सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ाई करना है, क्या स्टडी मटेरियल उसके बाद पूरा होना चाहिए, और उसके बाद उसी हिसाब से वो उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। और एकदम ज़ोरदार बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ फिर मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आधा माइंड वैसे डिस्टर्ब हो जाता है फिर, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको शुरुआत में बता रहा हूँ 8 से 10 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा क्लियर होती है। और फिर ऑटोमेटिक उसमें कोई फिर उसका ऑटोमेटिक पता चल जाता है। आपने अपना सिलेक्शन लेने के बाद में आपको काफ़ी अनुभव हो गया है, तो आप हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों को क्या सलाह देंगे, कैसे अपना प्री और मेंस आईबीपीएस का एग्जाम पहली साल में ही क्लियर कर लें? तो आपकी क्या गाइडेंस होगी हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों के लिए? सबसे पहले शुरुआत को मैं बता दिया, इसके अलावा जो आपका बेसिक है, क्योंकि बैंकिंग का लिमिटेड सिलेबस होती है, क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें सब में लिमिटेड सिलेबस होती है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप किसी का भी अगर प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले उसको सिलेबस का पूरा क्लियर नॉलेज होना चाहिए। और एक्सर्विसमैन का बहुत आसान है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत आसान है निकालना। हम क्या थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कि हम सिलेक्शन कैसे लेंगे ये वो, क्योंकि हमें जिस सवाल को अटेंड नहीं करना चाहिए उसको जाके हम अटेंड कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मार्क निकालने कोई भी जो सिलेक्शन आईपीएस जो भी है जो कंडक्ट कराते हैं, उन लोग ये नहीं देख रहे कि आप कौन सी किस टाइप का सवाल का आपने अटेंड किया और क्या मार्क मिला, वो नहीं है। उनको चाहिए टोटल मार्क चाहिए। आप स्पीड वाला पोर्शन को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। और आपने अपना सिलेक्शन लेने के बाद में आपको काफ़ी अनुभव हो गया है, तो आप हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों को क्या सलाह देंगे, कैसे अपना प्री और मेंस आईबीपीएस का एग्जाम पहली साल में ही क्लियर कर लें? तो आपकी क्या गाइडेंस होगी हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों के लिए? सबसे पहले सर प्रीलिम्स के साथ प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट से शुरू होती है। टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मॉक से मिलेगा। जितना आप मॉक दे रहे हैं, जितना देखिए मेन जो एग्ज़ाम है वहाँ जाके हम गलती नहीं कर सकते, कि वहाँ चांस नहीं मिलता। चांस अगर हमें लेना है तो मॉक से लेना है। मॉक टेस्ट इसलिए रखा गया है कि मॉक में जितना गलती करना कर लीजिए वहाँ सुधारने के बहुत चांस है। इसलिए मॉक देना सबसे मेन चीज़ तो मॉक है। आप जितना मॉक देंगे, और मॉक देने से काम नहीं बनेगा। 1 घंटा अगर मॉक दे रहे हो, 1.5 घंटा बैठ करके उसको पहले एनालिसिस कीजिए कि गलती क्या कर रही किया हमने। सबसे पहले सही क्वेश्चन में आपने सही स्ट्रेटजी बनाया नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो अगर मान लीजिए अगर एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने 2 मिनट लिया है, इसका मतलब सही टाइमिंग नहीं है। अगर उसका लेना चाहिए 30 सेकंड तो 30 सेकंड ही लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड लेना चाहिए। अगर आप 2 मिनट ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत सही स्ट्रेटजी नहीं है। वो पहले एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस के बाद जो गलती किया वो गलती दोबारा ना करें। वो मेन चीज़ तो मॉक के ऊपर निर्भर करता है। और टाइमिंग का अभी देखिए, आरआरबी का स्ट्रेटजी अलग है, आईबीपीएस का अलग है, क्योंकि आरआरबी का कंबाइंड टाइमिंग मिलता है। उस कंबाइंड टाइमिंग के अंदर आपने किसी सवाल को पहले अटेंड करना चाहिए, किसी बाद में करना चाहिए, वो सब चीज़ आपको पहले आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है, वहाँ जाके मेंस में वहाँ जो मेन एग्ज़ाम है वहाँ पे जाके बैठ करके हम फिर वही जो सवाल वो मतलब अटेंड नहीं करना चाहिए उसका हम अटेंड करेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे क्वांट है, क्वांट में जैसे आपका अरिथमेटिक पार्ट मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल उसमें उसको जगह अटेंड नहीं करना चाहिए। वैसे सेम रीजनिंग है सिटिंग अरेंजमेंट पजल को जगह अटेंड करते हैं सबसे पहले। देखो वहाँ पे थोड़ा लालचमेंट भी डाल देते हैं लोग एग्जामिनर। देखिए अभी 2 लाइन का आपको दिखेगा पजल, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, तो आप सबसे पहले उसी को अटेंड करेंगे और वहाँ 5 मिनट गवा देंगे फालतू में, और लास्ट सब कुछ सही आएगा, लास्ट में जाके रुक जाएगा, आंसर नहीं आएगा। आपने 5 मिनट भी गवा दिया और मार्क भी एक भी नहीं आया, फिर आदमी टेंशन में आ जाता है। जो ईजी क्वेश्चन है उसको भी करने के लिए फिर उसको दिक्कत आ जाती है, तो फिर लास्ट में गलती करके लास्ट में फिर वही रिजल्ट नहीं आता है। तो कारण क्या है कि आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। देखिए एक्सर्विसमैन को इतना ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बाकी जनरल कट ऑफ वगैरह जो लेते हैं अभी 100 में आउट ऑफ 80, 75 से 70 से ऊपर ले रहे हैं, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको 50 उसी रेंज में ही है मैक्सिमम, सारे स्टेट का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 50 के आसपास ही है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपको सबसे पहले तो स्पीड का आप इतना मजबूत बनाइए कि स्पीड में ही, स्पीड वाला जो पोर्शन है, अभी क्वांटर ले लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में प्रीलिम्स में आपका आधा मार्क तो इसमें आ जाता है। बाकी कम से कम डीए में अगर फोकस बनाना ज़रूरी है। डीए में चाहे प्रीलिम्स का है चाहे मेंस का है, मेंस में आपका डीए पक्का काम देने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। क्वांट में आप डीए थोड़ा डीए अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। डीए 4 डीए है तो उसमें एक तो ईजी होगा, एक जी वाला एक डीए अटेंड कीजिए, और बाकी जो स्पीड पोर्शन का 5 मार्क का तो वो अटेंड कीजिए। इसके अलावा अरिथमेटिक पार्ट के ऊपर, अरिथमेटिक में रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये तीनों तो बेसिक सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है सी एंड ए, वो पीए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये जस्ट ट्रेन्स, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ये जो कम से कम 4-5 टॉपिक आप अपना थोड़ा मजबूत बना कर रखें, ताकि अगर इनमें से अगर कहीं स्लिप मारता है तो वो काम दे सके। सेम रीजनिंग अभी 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरा स्पीड वाला है। कोडिंग, डिकोडिंग से लेकर के अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिल्लाक, ये सब चीज़। और ये जो 6 को अगर आपने इतना मजबूत बना दिया ना, वो प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा। और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कम से कम एक मॉडल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं, जैसे लीनियर अरेंजमेंट बहुत ईजी होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, और पजल में भी बॉक्स टाइप हो गया, ये जो मैनेजर, सीपीयू, इस टाइप का एक आता है, क्लर्क से सीईओ तक, वो वाला एक पक्का 100% आता है। ये तो फ्लोर वाला, इन तीनों में से 2 तो कन्फर्म आना ही आना है। इनको जितना प्रैक्टिस करना कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों में से जो बता रहा हूँ, इनमें से आपको पिछला का कम से कम 6-7 साल का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, तीनों में से कोई 2 तो मिलेगा उसमें। और ऊपर से एक चीज़ मेन चीज़ बता रहा हूँ, मेन सी आपका नौकरी दिलाइए, क्योंकि प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना, प्रीलिम्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, और प्रीलिम्स तो निकल जाते हैं, फिर मेंस पे रह जाते हैं। कारण यही है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन करें। अभी प्रीलिम्स का समय चल रहा है तो दुनिया पूरा प्रीलिम्स के पीछे पड़ा होगा, मुझे पता है। और प्रीलिम्स का कम से कम बीच में 3 दिन आपने प्रीलिम्स का अगर मॉक दिया, एक मॉक तो मेंस का भी दीजिए, ताकि मेंस का भी प्रिपरेशन साथ साथ में चलता रहे। क्योंकि हम क्या, प्रीलिम्स अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है, लास्ट में फिर मेंस में रह जाता है। मेंस में रहने के कारण यही है कि प्रीलिम्स जैसे ख़त्म होते हैं, फिर लोग फिर पढ़ाई करना धीरे से थोड़ा स्लो कर देते हैं। बाद में फिर जो रिज़ल्ट आने तक इंतज़ार करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा 20 दिन टाइम मिलेगा। वो 20 दिन के अंदर आप पूरा मेंस का सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। मेंस का सब्जेक्ट कवर करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। वो 3 महीना प्रीलिम्स के जो शुरुआत करते हैं तब से कंटिन्यू रखना चाहिए मेंस के लिए। जब कंटिन्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक मेंस का भी कवर होते जाएगा और प्रीलिम्स का भी कवर हो जाएगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस का सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है। थोड़ा सा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और उस लेवल को भी आप लेके चलते रहेंगे। प्रीलिम्स जैसे खत्म हो गया उसी दिन ही मेंस का पूरी तरह लग जाइए। ये नहीं कि रिजल्ट के में इंतज़ार करना और रिजल्ट आने के बाद मैं शुरू करूँगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ 0.25 से पता नहीं कितना हज़ारों सीट पीछे रह जाता है। आपके हिसाब से बैंकिंग में सिलेक्शन लेने के लिए मॉक टेस्ट ही सफलता की कुंजी है, जिसके माध्यम से आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा कर सकते हैं। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी जरूर करनी चाहिए, यह आपकी हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों को सलाह है। आपसे मैं मॉक टेस्ट के अच्छे सोर्स भी पहुंचना चाहूँगा कि आपने कहाँ से मॉक टेस्ट आपने लगाए थे। एक तो अड्डा 247 और ऑली बोर्ड, दोनों तो बराबर ही है, आप किसी में से परचेज कर लीजिए। और इसके अलावा हमेशा मॉक टेस्ट एक हार्ड होना चाहिए, एक थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और इन दोनों में से थोड़ा सा जैसे ऑली बोर्ड, अड्डा 247 दोनों थोड़ा हार्ड रहता है, और स्मार्ट कीड़ा और टेक्स्ट बुक ये दोनों थोड़ा सा ईजी रहता है। एक दिन ये वाला मॉक लगाइए, एक दिन उसमें लगाइए, थोड़ा हार्ड एक नॉर्मल, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा तो आपको एग्जाम में ईजी लगेगा। प्रिपरेशन की और आप सोर्स बताएं जहां से हमारे एक्सर्विसमैन भाई प्री और मेंस के लिए अपनी तैयारी कर सकें। प्रिपरेशन सर, सबसे पहले अगर जिसको नया शुरू करना है, यूट्यूब में अड्डा 247 का एक 0 to हीरो बैच है,
बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में तो कम से कम 60-70-100 से ऊपर से वीडियो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए उन सबका अच्छी तरह आप सबसे पहले तो बेसिक के लिए बता रहा हूँ, ये आप क्लियर कर लीजिए। अगर क्वांट का अगर स्पेशली देखना है अड्डा 2/7 का एक शांतनु शुक्ला सर है और शांतनु शुक्ला सर है, एक शुभम श्रीवास्तव सर है। शांतनु शुक्ला सर क्वांट के लिए, शुभम श्रीवास्तव हो गया रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए संतोष रे सर। ये तीनों उन्होंने एक फर्स्ट क्लास सीरीज़ बनाया है। वो सीरीज़ में यूट्यूब में आप आराम से बेसिक क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आज के ट्रेंड के हिसाब से सीखना है, मैं जो बता रहा हूँ नए जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए, अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन हो रखा है, उन सबको पता है, तो उनको अभी लेटेस्ट शुरू करने के लिए और जो क्वांट के लिए ऑलरेडी जो बता दिया अड्डा 2/7 में क्लियर मिल जाएगा। इसके अलावा एक ए ग्रेड क्लासेस है, ए ग्रेड क्लासेस करके जोधपुर से एक विकास जहांगीर सर करके एक चैनल है, ए ग्रेड क्लास में क्वांट का बहुत अच्छी उनका नॉलेज है, बहुत एकदम क्लियर हो जाए। क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए वो पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक कैरियर डिफेंडर करके एक चैनल है, उसमें एक आशीष कौशिक मोहंती सर है, वो भी क्वांट रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। और कैरियर डिफेंडर का और एक सीरीज़ है यूट्यूब में ही पढ़ा हुआ है, उनमें एक 1 चैप्टर 1 वीडियो 1 चैप्टर करके एक सीरीज़ है, उसमें पूरी क्वांट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक से एडवांस तक एक टॉपिक का कम से कम 50 क्वेश्चन का उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया हुआ है। क्वांट तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा उसमें आपको पढ़ाई करने से। इसके अलावा रीजनिंग के लिए एक शुभम श्रीवास्तव सर अड्डा 2/7 का, एक सोना शर्मा मैडम है इसका अड्डा 2/7 का, ये उनका भी एक बिगिनर्स टू प्रो करके एक यूट्यूब में ही अवेलेबल है, उसको भी आप कीजिए। और यूट्यूब में उसमें भी सारे सब्जेक्ट क्लियर है, सोना शर्मा और शुभम श्रीवास्तव दोनों का है, ये दोनों यूट्यूब में अवेलेबल है। इसके अलावा पेड कोर्स अगर लेना चाहते हो अड्डा 2/7 में अवेलेबल है, मगा पैक लीजिए, क्योंकि 6 महीने का लेंगे तो 6 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाता है, डबल वैलिडिटी मिल जाता है 1 साल के लिए, आप आराम से निकल सकते हो उसमें। और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, कभी भी छोड़ना नहीं। ऑनलाइन के साथ साथ आप हमारे एक्सर्विसमैन भाइयों को कोई बुक भी सजेस्ट करेंगे जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिली हो? 50 क्वेश्चन बैंक का एक सेट आता है, वो प्रीवियस जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हो, SBI से लेकर RRB IBPS सबका 50 क्वेश्चन का एक किताब आता है। उसको लेने से क्या है, आपका थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि पिछला 5 साल में कौन सा सब्जेक्ट से, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग को मतलब ऐसा कौन सा, अभी जैसे स्पीड पोर्शन में 6 पार्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 में से किस का ज़्यादा आया हुआ, और आप थोड़ा सा एनालिस करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला आना ही आना है पक्का। तो आइडिया लगाने से क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस भी कर सकते हो और उसको स्ट्रांग भी बना सकते हो। और स्ट्रांग बनाने से क्या है, एग्ज़ाम में वो आराम से बहुत आपको फ़ायदेमंद मिलेगा। एक तो ये हो गया 50 क्वेश्चन का, और दूसरा है कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बहुत लोगों का। इंग्लिश के लिए मैं दो किताब मैं आपको रेकमेंड करूँगा। एक निमिषा बंसल करके एक अन्ना अकेडमी पढ़ाते हैं, उनका 2 किताब, एक तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बुक है, और इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव वेका प्राडेजी करके 2 और एक किताब है। तो इन दोनों का यूट्यूब में सीरीज़ भी है, इन दोनों का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके ग्रामर का सीरीज़ भी है। आप सीधा डाल दीजिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाई निमिषा बंसल, यूट्यूब में सर्च करिए और ऑटोमेटिक आ जाएगा। 12 घंटे का वीडियो एक ही वीडियो में ही है, 12 घंटे का, वो पूरा 120 रूल्स ग्रामर पूरा उसमें सिखाया हुआ। आपको डेली 10 रूल पढ़ेंगे तो आपका आराम से एग्ज़ाम में कम से कम अगर एक किताब ख़त्म कर दिया ना, मेरा जो सिलेक्शन लेके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ उसका मेन कारण ही ये किताब है। क्योंकि अगर ये किताब आपने ख़त्म कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, कम से कम 10 मार्क तो कहीं नहीं गया आपका, आराम से 10 मार्क आ जाता है। सारे टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक किताब है, एक वेका प्राडेजी करके एक निमिषा बंसल की, ये वो किताब में क्या है उस किताब में 220 रूट वर्ड्स है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बैंकिंग में इसीलिए हम मार्क स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स जो आता है ना, वो हम नॉर्मल सरल वर्ड नहीं आता, वो पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि हम कभी सुना ही नहीं होगा। तो वैसे सवाल, वैसे जो वर्ड्स जो आते हैं वो 220 रूट वर्ड्स के अंदर ही उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अगर वो 220 रूट वर्ड्स अगर हम पढ़ेंगे, उसी के जरिए हम 3000 वर्ड हमें समझ में आ जाए, 3000 वर्ड का हम उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो 3000 वर्ड को अगर हम कवर करने के लिए ये 220 वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो वो 220 रूल्स वर्ल्ड का ये वाला किताब और ये जो 120 रूल्स किताब, ये दोनों का अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कम से कम आपका 15 से 20 मार्क आराम से आ जाता है एग्जाम में। और इस बार कट ऑफ जो 2022 वाला जो IELTS का कट ऑफ इंग्लिश का 11 तक पहुंच गया था। अगर आप 11 तक पहुंच गया तो आप अगला साल और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो आप कम से कम 15 मार्क तो आप अपना कट ऑफ रखिए इंग्लिश का, क्योंकि अगला साल बढ़ने वाला है। और पढ़ना है तो कम सबसे पहले आपका बेसिक ग्रामर क्लियर होना चाहिए और जो वेकाब है वो क्लियर होना चाहिए। इन दोनों का अगर अच्छी तरह अगर आपने पढ़ाई कर लिया और आप इंग्लिश आराम से निकल जाएगा। क्वांट का तो बहुत स्ट्रेटजी है, क्वांट का तो स्पीड पोर्शन सब कुछ आपको निकल जाएगा, मतलब आराम से निकल जाएगा। रीजनिंग का भी स्पीड वाला पोर्शन भी बहुत है, उसमें से आराम से निकल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में मैक्सिमम लोग इंग्लिश में रह जाते हैं, खासकर एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ। इंग्लिश सबके लिए हार्ड रहता है, क्योंकि जो वर्ड जो आता है हम अभी तक कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपके लिए बताई। मैंने भी पर्सनली देखा है कि IBPS में सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश सब्जेक्ट से काफ़ी हमारे एक्सर्शन भाई आउट हो रहे हैं। तो आप सर के बताए हुए माध्यम से अपनी इंग्लिश प्रिपेयर जरूर करें। तो सर मैं लास्ट में चाहूँगा कि जो हमारे एक्सर्शन भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक किसी भी कारण से, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी जो निराश हो रहे हैं? सर सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि देखिए अभी आपने अपने जय ने अपने शुरू कर दिया तो कदम ही करना है ना, कदम भी हमने ही करना है। अगर आप पहले से डिमोटिवेट बैठोगे, यहाँ कोई हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को पहले चैलेंज रखिए और बिल्कुल मोटिवेट रखिए। सफलता तो मिल ही जाएगा सर। देखिए कोई भी सफलता पाने के लिए पहले अपने अंदर वो क्वालिटी आना चाहिए, तब जाके हम वो चेयर का लायक बनाएंगे। तो क्वालिटी आने के लिए हम पहले अपना कमज़ोरी को क्या है वो कमज़ोरी के पहले पहचानिए। मेरा भी कमज़ोरी था, इंग्लिश कमज़ोरी था, अभी मैंने इंग्लिश के ऊपर काम किया है और सफलता मिल गया। आपका क्या कमज़ोरी है वो देखिए। क्वांट में कमज़ोरी है, रीजनिंग में कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी पार्ट के ऊपर देखो। कमज़ोरी के ऊपर काम करना किसी का अच्छा नहीं लगता। मेरी भी एक्सर्शन भाइयों को एक सलाह है, जो एक्सर्शन भाई पढ़ाई में थोड़े बहुत कमजोर हैं और बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, वह बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। लेकिन बैंकिंग के साथ साथ अदर एग्जाम जैसे CGL हो गया, CPO हो गया, इस तरह के एग्जाम भी अपने पार्टिसिपेट करें। कभी कभी हमारे एक्सर्शन भाई बैंकिंग में सिलेक्शन अपना नहीं ले पाते हैं, काफ़ी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्यों बैंकिंग में कंपटीशन बहुत हाई है। तो आप बैंकिंग के साथ साथ CGL जैसे एग्जाम की भी तैयारी जरूर करें। सर ने तमिलनाडु से हमारे एक्सर्शन भाइयों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो नॉलेजेबल एक्सर्शन भाई हैं जिन्होंने काफ़ी सफलता की है, जिनके पास काफ़ी अनुभव है, अगर वे भाई भी अपनी जर्नी हमारे एक्सर्शन भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी जर्नी अपने एक्सर्शन भाइयों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे एक्सर्शन भाई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।